जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों में जो बदलाव हैं, उसके आधार पर हम ये दुनिया में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या मानते हैं आप, ये किस तरीके की चीज़ें जिम्मेदार हैं इसके पीछे? तो 2025 के 29 मार्च को एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण घटित हुआ था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 9 में से 7 ग्रह जो है कि सूर्य ग्रहण की चपेट में आए। इतने सारे ग्रह उसमें इन्वॉल्व हो गए, यानी कि ये पूरे वैश्विक स्तर पे उठापटक करने के लिए ये गतिविधि हुई है। तो ये जो सूर्य ग्रहण घटित हुआ ये भरणी नक्षत्र में हुआ। यानी भरणी नक्षत्र में कोई भी चीज़ घटित होती है तो उसका बीज उस समय डलता है और उसका रिजल्ट बाद में मिलता है और बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज़। आज के हमारा जो टॉपिक है, जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बेहद ही विशेष और गंभीर होने वाला है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है, चाहे देश हो या दुनिया हो, कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। चाहे वो विश्व युद्ध की चर्चा हो या इकोनॉमिकल फॉल हो, चाहे वो पॉलिटिकल जो बदलाव है वो देखने को मिले हैं, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटीज़ हों, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली हैं। इस बारे में कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ज्योतिष इस चीज़ को और भी क्लियर कर सकता है, और इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एकांश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंसार न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों में जो बदलाव हैं, उसके आधार पर हम ये दुनिया में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या मानते हैं आप, ये किस तरीके की चीज़ें जिम्मेदार हैं इसके पीछे? तो बहुत ही अच्छा विषय और प्रश्न है ये। इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको 1 साल पीछे लेके चलूँगा। तो 2025 के 29 मार्च को एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण घटित हुआ था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और सूर्य ग्रहण जनरली 4 ग्रहों की वजह से घटित होता, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। पर कभी कभी क्या होता है कि जो नवग्रह जो वैदिक ज्योतिष में बताए जाते हैं, उन नवग्रहों में से बाकी ग्रह भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। यानी वो उस समय टेक्निकली कहें तो उन्हीं राशियों में होते हैं जहाँ पर ग्रहण घटित हो रहा होता है। तो जब ये 2025 का ये जो सूर्य ग्रहण घटित हुआ, इसमें 9 में से 7 ग्रह जो है कि सूर्य ग्रहण की चपेट में आए। तो ये एक बहुत रेयर एक्टिविटी है, एक रेयर कॉस्मिक इवेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अशुभ ऊर्जा है, एनर्जी है, सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं तो धरती के ऊपर, प्लेनेट अर्थ के ऊपर कुछ नेगेटिव इवेंट्स हमने ऑब्जर्व करे हैं पास्ट में। तो जब इतने सारे ग्रह उसमें इन्वॉल्व हो गए, यानी कि ये पूरे वैश्विक स्तर पे उठापटक करने के लिए ये गतिविधि हुई, ऐसा इससे हमें पता चलता है। तो जो अभी हो रहा है इसका कारण है वो 2025 का सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स जो मार्च महीने में हुआ था। एकांश जी, आपने बताया कि पिछले साल जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसका असर अब देखने को मिल रहा है। इस बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, तो इसमें यहाँ पर टेक्निकली एक रोल आता है नक्षत्र का। तो ये जो सूर्य ग्रहण घटित हुआ ये भरणी नक्षत्र में हुआ था। भरणी नक्षत्र जो है ये हम कहते हैं कंसेप्शन का नक्षत्र है। यानी भरणी नक्षत्र में कोई भी चीज़ घटित होती है तो उसका बीज उस समय डलता है और उसका रिजल्ट बाद में मिलता है और बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है। और भरणी नक्षत्र भी एक शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता, परिवर्तन का नक्षत्र माना जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। जैसे भगवान शिव का काम है संहार का, लेकिन वो परिवर्तन के लिए ऐसा करते हैं। तो भरणी नक्षत्र भी यही करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए पुरानी चीज़ें छूटती हैं या टूटती हैं, बिखरती हैं, और फिर नए आधार, नई फाउंडेशंस चालू होती। तो हम एक बहुत ही बड़े वैश्विक परिवर्तन से गुजर रहे हैं इस समय, जो कि अभी आने वाले कुछ और साल तक, ये 2031 तक चलता रहेगा। पिछले दिनों देखा गया है कि आपके द्वारा एक भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। किस तरीके के बदलाव के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? क्या वो पॉलिटिकल बदलाव है? क्या वो पूरे देश में युद्ध के और जो चर्चाएं उठी थी पिछले दिनों, क्या उस बारे में है? क्या वो नेचुरल क्लैमिटीज़ आने वाली हैं? किस बारे में आप बात कर रहे हैं? तो आप सभी को अगर याद हो तो 29 मार्च को जब ग्रहण हुआ, उसी के बाद म्यांमार में भूकंप आया, थाईलैंड में भूकंप आया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी बड़ा हुआ, और अमेरिका के कई देशों से संबंध, रिलेशनशिप्स खराब हुए।
तो ये प्रोसेस ऑन गोइंग है और अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो या ऑपरेशन सिंदूर है वो कंप्लीट हो गया है। वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिजल्ट अपने दिखाने वाला है। और इस साल की अगर हम विशेष तरीके से बात करें तो एक बहुत ही विशेष संयोग स्टार्स में बन रहा है, उसे कहते हैं अंगारक योग। तो जब भी मंगल और राहु, मंगल अग्नि ग्रह के कारक हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं, और राहु किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा देते, विस्फोटक बना देते। तो मंगल राहु दोनों साथ में आने वाले हैं, शनि की राशि में साथ में आने वाले हैं। तो ये चीज़ें वापस से रिपीट होने की इस साल के फर्स्ट हाफ में होने के हाई चांसेस हैं कि हम फरवरी महीने से जून महीने के बीच में, खासकर फरवरी मार्च अप्रैल में, हम अग्नि से जो या तो विस्फोट हम देखेंगे, हम या तो युद्ध देखेंगे, या फिर मंगल ग्रह लड़ाई का भी है, देशभक्ति का भी है। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं, या मंगल ग्रह रियल एस्टेट का, ज़मीन का भी है। तो ज़मीन की वजह से या तो देश आपस में लड़ रहे हैं या लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये मंगल राहु के साथ में आने से ये घटित होने वाला है। क्या इस तरीके की जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, इसे रोका जा सकता है या कुछ उपाय कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन एक मैक्रो लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे तो इसके उपाय नहीं कहे जा सकते। कोई बहुत, अब इसमें कहते हैं कि ज्योतिष में कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो बृहस्पति जो होते हैं वो समाधान के कारक होते हैं, मीडिएशन के और चीज़ों को सुलझाने के कारक होते हैं। तो जो राजनेता लोग हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो अगर स्पिरिचुअल टीचर्स की या संतों की बातों को मानेंगे तो किसी नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, नहीं तो ये अनअवॉइडेबल है। यानी कि सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर है और इसका पीक 2027 से स्टार्ट होगा, फरवरी से, और 2030 तक चलेगा। 3 साल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी और एक कलेक्टिव लेवल पर भी, कम्युनिटी लेवल पर भी। एकांश जी, अभी भी हमने देखा कि पिछले दिनों कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फॉल भी देखा गया है। कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिकल फॉल देख रही हैं अपनी जगह पर। इंडिया की बात करें या किसी भी और देश की बात करें, तो इस बारे में भी क्या ये भी ग्रहों से स्थिति कहीं ना कहीं मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें भी आने वाला जो मैंने आपको पीक टाइम बताया 2027 से, वो शनि ग्रह की वजह से है। तो शनि जो है वो पेट्रोल और लोहा को गवर्न करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जल तत्व का भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव है, पेट्रोल का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर की वजह से या फिर पेट्रोलियम या ऑयल की वजह से बहुत बड़े लेवल पे हम, या फिर इनके माध्यम से, जैसे कि लिक्विड, जैसे हमने देखा था कि कोरोना एक बायोलॉजिकल वेपन के तरीके से इस्तेमाल हुआ, ऐसा बोला जाता है। भले ही किसी ने बनाया नहीं बनाया वो एक अलग बात है, लेकिन माध्यम एक वायरस बना। वैसे ही जल तत्व या वाटर एलिमेंट या ऑयल एलिमेंट एक कारक बन सकता है विवाद का विश्व स्तर। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें और जीवन हानि देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा। मैं आपके व्यूअर्स को डराना नहीं चाहता हूं जो भी इस पॉडकास्ट को या वीडियो को देख रहे हैं, बट हाँ जी, ये संभावना। निश्चित तौर पर जनसंसार न्यूज़ भी किसी भी तरह की सनसनी फैलाना नहीं चाहता है, क्योंकि ज्योतिषाचार्य एक रोशनी का कार्य करता है। वो आने वाले समय में भविष्य को, या यूं कहें कि भविष्य नहीं दिखा रहा है, वो एक ज्योतिष के तरीके से एक रोशनी, प्रकाश डालता है कि हो सकता है कि इस तरीके से आने वाले समय में स्थिति हो सकती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। तो एकांश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम इस समय को, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसका जो प्रभाव है उसे कम करने के लिए? 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो है फिज़िकल हेल्थ। तो आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। उसके लिए आप जो भी मेजर्स आप यूज़ करते हैं, आप एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, योगा है, तो उसके लिए फ़िज़िकल फिटनेस हमें अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। दूसरा है, जब भी दुनिया में कुछ उल्टा सीधा घटित होता है तो उसका सीधा असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ भी हमें ध्यान में देना पड़ेगी। और डॉक्टर्स कहते हैं कि माइंड में स्ट्रेस आपका अगर नहीं है, आप पीसफुल हो, तो आपको बीमारी लगने के चांसेस भी कम होते हैं, कोई भी। ये आज साइंस ही बोल रहा है। तो अगर हम मेडिटेशन का रिजॉर्ट लेते हैं, हम थोड़ा मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हैं। आप देखिए इज़राइल में जो भी हुआ, गाज़ा में कुछ भी हुआ, सीधा उसका असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। अरे ये क्यों हो गया,
अरे लोग दुखी हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये होता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी नेगेटिव हो, उसका सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो जब और ग्लोबल लेवल पे चीज़ें घटित होने लगेंगी, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुई थी, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को। तो मैं सभी को मेडिटेशन रेकमेंड करूँगा। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एकांश शर्मा जी श्री श्री रविशंकर जी के साथ पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय के साथ रह चुके हैं और एक मेडिटेशन कोच भी रह चुके हैं, जो कि गुरु हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। किस तरीके से दर्शकों को मेडिटेशन करना चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस पर, अपने जो मेंटल हेल्थ है उसको कंट्रोल कर सकें? देखिए, मन जो है वो सीधा पकड़ में आता नहीं है। तो मेडिटेशन को अगर हम चाहते हैं कि अपना डे टू डे लाइफ का वो हमारा पार्ट बने और उससे हमें बेनिफिट्स हों, उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको वो आता हो और जो उसको सिखा सके। जैसे हमें साइकिल चलानी हो, उसके लिए भी हमें एक टीचर के पास जाना पड़ता है। पहले किसी ने हमें सिखाया, फिर हम खुद से उसको करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टीचर चाहिए, और आप जब उनके साथ सीख जाते हैं, उसमें ब्रेथ वर्क्स होते हैं। मन का ब्रेथ के साथ बहुत कनेक्शन है। जो भी मन के अंदर इमोशंस आते हैं उनका ब्रेथ में रिफ्लेक्शन है। जैसे गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है, दुखी होते हैं तो सांस भारी हो जाती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो माइंड उससे काम डाउन होता है और फिर अपने आप मेडिटेशन उससे होने लगता है। तो ब्रेथ वर्क से फिर ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं, तो फिजिकल बॉडी और ब्लड भी हमारा हेल्दी रहता है। एक सिंपल तरीका अगर हमारे दर्शकों को आप सिखाएं कि आप घर बैठकर ये भी कर सकते हैं जिससे आप मेंटल पीस ला सकें अपने अंदर, वो कोई तरीका? मैं 2 चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो एक मेंटल प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आप बैठ के ये देखें कि आपको लाइफ में कितना मिला है। उससे सारे लैक और डर, चिंताएं भविष्य की ख़त्म हो जाती है। एक ट्रस्ट आता है मेंटल की, हमारे साथ अभी तक सब अच्छा होते आया है, फ्यूचर में भी सब अच्छा होगा, नेचर हमारा ध्यान रख रहा है। दूसरा है आप किसी भी प्रकार का प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आप जो भी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सीखें, आप किसी टीचर के पास जाके सीखें। तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद में आप एटलीस्ट 10 मिनट्स का आप रेस्ट करें, तो आपको अपने आप मेडिटेशन एक्सपीरियंस होने लगेगा। एकांश जी, हम वापस से हमारी जो भविष्यवाणी है उसकी तरफ जाएंगे, और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी भविष्यवाणी है कि आने वाला समय फरवरी से लेकर 2027 तक का जो समय है वो बहुत ही एक अलग तरह का समय आने वाला है, जिसमें ग्रहों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो क्या विश्व युद्ध की ओर भी हम अग्रसर हो सकते हैं इस समय? हाँ, इस समय तो नहीं, बट अभी से 1 या 1.5 साल के बाद ऐसी परिस्थिति बनने लगेगी। अभी भी बनी रही है, बट उसमें हमें टुकड़ों में हमें दिख रहा है कि इस दुनिया के इस हिस्से में वेस्ट में हो रहा है, या थोड़ा ईस्ट में, साउथ में। लेकिन जैसे जैसे हम 27 में एंटर करेंगे, मुझे लगता है हाफ वे थ्रू जैसे ही हम 27 तक पहुँचेंगे, तो हमें दुनिया में चारों तरफ जो है कि लड़ाइयाँ और विवाद हमें दिखने लगेंगे। उसमें इकोनॉमीज़ शैटर होंगी, स्टॉक मार्केट शैटर होगा, और भारत पे भी इसका असर पड़ने वाला है। क्या भारत में कुछ पॉलिटिकल बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं? भारत के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले तो जैसे एक पर्सन की किसी की हॉरोस्कोप और कुंडली होती है, वैसे ही एक देश की भी कुंडली होती है। देश की कुंडली होती है। तो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। हम भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो 1947 में जब एक इंडिया नया देश बना, आज़ाद हुआ, हम उस देश की बात कर रहे हैं। तो उस देश की अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न की उसकी कुंडली बनती है, और भारत अभी रिसेंटली अपनी मंगल दशा में एंटर हुआ है। मंगल दशा में भारत में हम 2-3 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनल डिवाइड होगा। धर्म के नाम पे या देशभक्ति के नाम पे ग्रुप्स डिवाइड होंगे भारत के अंदर। और क्योंकि मंगल ग्रह आक्रामक है और कॉन्फ्लिक्ट का प्लैनेट है, तो वो सिर्फ डिवाइड क्रिएट नहीं करेगा, इनको आपस में लड़ाएगा भी। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि मंगल जो है वो एक प्रकार से प्रो राइट विंग प्लैनेट होता है, यानी कि जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं, या जिसे हम कहें नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो होते हैं, उनको वो उग्र करता है, उनको और एग्रेसिव बनाता है। और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे गुट के लोग कहें, जो प्रो नेशनलिस्ट नहीं है, जो देश विरोधी ताकत है,
उनको कमज़ोर बनाता है, लेकिन जब वो कमज़ोर महसूस करते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। तो ये एक कम्युनल डिवाइड हम देखने वाले हैं। पहली चीज़, आने वाले समय में यूपी में चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है यूपी में? अगर मैं यूपी के जो अभी के करंट जो सीएम हैं, अगर मेरे पास सही उनके डिटेल्स जो मुझे मिली अपने सोर्स से, अगर वो हैं करेक्ट हैं वो, तो यूपी इलेक्शंस में तो आगे टाइम अच्छा ही है अंडर द लीडरशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। और भारत के बारे में मैं और आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि भारत आने वाले टाइम में अभी से लेकर 2031-32 तक किसी फॉरेन या ग्रुप ऑफ फॉरेन कंपनीज़ या कंट्रीज़ के गाइडेंस में या उनसे कनेक्ट होके डिफेंस सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट करने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उस लेवल का प्रोटेक्शन का और डिफेंस का, आर्म्स में और डिफेंस में, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी हम अपग्रेड देखने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम देखने वाले हैं, बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। डिफेंस उसका कारण होगा, सेंट्रिक टू आर्म्स एंड वॉर। भारत की कुंडली आपने बताया, एक शब्द प्रयोग किया भारत की कुंडली, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताइए कि क्या है भारत की कुंडली, आखिर आपने ऐसा क्या देखा जिस बारे में आप और बताना चाहते हैं? भारत की कुंडली जैसा मैंने बताया वृषभ लग्न की बनती है। वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न होती है, कहते हैं कि वो स्टेबल होती है। तो इस कुंडली की अगर हम बात करें तो इंडिया एक स्टेबल नेशन की कैटेगरी में आएगा। डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी फ्लक्चुएशंस इंडिया में होते रहे वो अपनी बात है, वो तो हर समय हर जगह होते हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ों से उसको बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत हमेशा आपको इवेंचुअली धीरे धीरे एक बहुत स्टेबल पोजीशन में अपने आप को पाएगा। और वृषभ जो राशि होती है या लग्न जो होती है वो वेल्थ और एसेट सेंट्रिक भी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ एक कम्युनल या फिर एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल सेंट्रिक नेशन है। इंडिया आने वाले टाइम में हम देखेंगे जब राहु दशा इंडिया की आएगी तो इंडिया में वेल्थ और एसेट्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है पूरे देश में। और अगर भारत में कंपैरिजन करा जाए तो दोनों की कुंडली अलग अलग होती हैं, दुनिया और भारत में जी। हाँ जी, हर देश की कुंडली अलग होती है और वो कब आज़ाद हुआ था या कब वो रिपब्लिक हुआ था। मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पहले तो बाउंड्रीज होती नहीं थी पास्ट में, तो अब बाउंड्रीज बन चुकी हैं और तारीखें हैं हमारे पास समय भी हैं कि किस दिन इसकी आज़ादी साइन हुई थी। उस हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर देश की कुंडली बनती है। आपने हमें बताया कि पिछले वर्ष जिस तरीके से जो ग्रहण हुआ था उसके बाद में कई सारी आपदाएं देखने को मिली जो प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। केदारनाथ में जो हादसा हुआ, कई जगह पर भूकंप आए, इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। तो क्या आने वाला जो कल है भारत में इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। और 2027 में एक और ग्रहण आ रहा है 2 अगस्त 2027। ये जो ग्रहण है आप बड़ा सरप्राइज होंगे ये जान के कि ये इस सेंचुरी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होने वाला है। यानी अभी तक जितने भी सोलर एक्लिप्स हमने देखे हैं उनसे सबसे लेंथ में सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगला ग्रहण 100 साल बाद ऐसा ग्रहण जो है कि लगेगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी और ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा। और जो हम वर्ल्ड वॉर और इन सिचुएशंस की हम डिस्कशंस कर रहे हैं, मुझे लगता है 2 अगस्त 2027 के बाद से उससे टर्निंग बैक नहीं है किसी के लिए भी। और वो इंडिविजुअल लेवल पर भी असर हर व्यक्ति को करेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कोविड में हाँ नहीं, कोविड में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग परेशान हुए, कुछ लॉसेस हुए लोगों को, या तो फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ या फिर बिजनेस लॉसेस हुए। वहीं पर कुछ ऐसे लोग थे जो इतना ग्रो करे जैसा पहले कभी नहीं करे थे। तो वो विशेष आपकी जो व्यक्तिगत हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो आने वाला ग्रहण है आपने बताया कि अभी तक का सबसे बड़ा ग्रहण है, इसके बाद निश्चित तौर पर बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बड़े बदलाव उसी दिन से मुझे लगता है चालू हो जाएंगे। हो सकता है उसी महीने हमें कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिले ग्लोबल लेवल पर, और वो कंटिन्यू होंगी 2030 के मिड तक। और फिर 2030 के बाद से या 31 से हम एक नए साइकिल में एंटर करेंगे। क्या क्या हमारे दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए जब ये बड़ा ग्रहण आ रहा है उस समय?
ग्रहण के दिन तो जो भी हमारे शास्त्रों में और स्क्रिप्चर्स में बताया है वो सारे नियम फॉलो करने, बट प्रैक्टिकल लेवल पे मेरे सजेशंस कुछ ये हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे स्टॉक में या रियल एस्टेट में, और या फिर आप पर्सनली भी बिजनेस में, और ख़ासकर आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं और आप या कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आप फॉरेन सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने चाहिए। और अगर किसी प्रकार का लॉस होता भी तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको लॉस नहीं कहूँगा मैं, अनसर्टेनिटी कहूँगा, अनिश्चितता महसूस होती है, क्योंकि हमें रोज़ काम करने की आदत है। 2 दिन भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम थोड़ा घबराने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़े टाइम का भी अगर कुछ अनसर्टेनिटी आने वाले टाइम में आपको फील होती है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये जितना भी हम शेयर कर रहे हैं ये एज ए प्रिकॉशन आप सबसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। ज्योतिष का पर्पस यही है कि कुछ हुआ है आपको पहले से पता हो तो हम उसकी तैयारी रखें, ना कि हम डरें। और वो टाइम जब ख़त्म होगा तो जैसे ही टाइम ख़त्म होता है चीज़ें अपने आप नॉर्मल या एडवांसमेंट की तरफ बढ़ने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद एकांश शर्मा जी हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे बीच में एकांश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो ग्रहों की स्थिति है, पूरे देश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, क्या कह रहे हैं ग्रहों की स्थिति, किस तरीके से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एकांश जी हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। धन्यवाद।